गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग नागरिक शास्त्र के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो पिछले वीडियो में हम लोग नागरिक शास्त्र के सामान्य उद्देश्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जनरल एम्स ऑफ सिविक्स। आज हम यहाँ पर नागरिक शास्त्र के विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं, स्पेसिफिक एम्स ऑफ सिविक्स टीचिंग। इसको शुरू करने से पहले एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि सामान्य उद्देश्य जो हैं वो सदैव विषय पर आधारित होते हैं, सब्जेक्ट पर आधारित होते हैं, यानी कि नागरिक शास्त्र के विषय पर सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे, जबकि विशिष्ट उद्देश्य जो हैं वो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी एक टॉपिक या प्रकरण के आधार पर विशिष्ट उद्देश्यों को लिखा जाता है, स्पेसिफिक एम्स। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नागरिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आने वाला कोई भी प्रकरण और उसके विशिष्ट उद्देश्यों को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। इसको हम लोग एज अ थ्योरी में भी ये हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है और इसको हम वहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पहुँचेंगे आप लोग, तो वहाँ पर एक लेसन प्लान बनाएंगे जिसके बेस पर आप लोग प्रैक्टिस टीचिंग और फाइनल टीचिंग करेंगे। विशिष्ट उद्देश्यों को वहाँ पर भी लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में। सबसे पहले जब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विशिष्ट उद्देश्यों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव एम्स, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। इन तीनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसके बारे में, तीनों के बारे में आपको बता देते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है, जब भी हम बच्चे को किसी टॉपिक के बारे में बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं उससे पहले हमारे स्टूडेंट्स उस टॉपिक के बारे में अनभिज्ञ होते हैं, उनको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जब हम क्लास ले चुके होते हैं, उसको उस टॉपिक के बारे में पढ़ा चुके होते हैं, तो उसके बारे में उनको कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य उसी पर आधारित होते हैं। दूसरा है आपका भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव एम्स। भावात्मक उद्देश्य, हम जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं उस टॉपिक से संबंधित भावात्मक पक्षों को वहाँ पर लिया जाता है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट वहाँ पर डेवलप हो सके और स्टूडेंट्स उस प्रकरण को भली प्रकार से अच्छी तरह से समझ सकें। तो यहाँ पर भावात्मक उद्देश्य का इस प्रकार से महत्व बढ़ जाता है। तीसरा है आपका क्रियात्मक उद्देश्य या कोनेटिव एम्स। क्रियात्मक उद्देश्य भी हमारे टॉपिक से ही संबंधित होता है। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने के पश्चात बच्चे उस प्रकरण से संबंधित कुछ कर सकने की कंडीशन में आने की स्थिति को क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति माना जाता है या क्रियात्मक उद्देश्य के माध्यम से उसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक उद्देश्य। जैसा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ज्ञानात्मक पक्ष में इस क्षेत्र में बौद्धिक पक्ष आता है। इसमें समाहित क्रियाओं को 6 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, उसी पर आधारित ये लाइन लिखी हुई है। इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ज्ञान। ज्ञान बच्चे को नई सूचना, नया कोई भी ज्ञान सम्मिलित कराना ज्ञान के पक्ष में आता है। जैसे यह संस्मरण नामक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। इसके अंतर्गत सूचनाओं, तथ्यों आदि का प्रत्यास्मरण शामिल है। बच्चों को जब भी हम कोई नया ज्ञान देते हैं तो वो अपनी स्मृति पर उसको धारण कर लेता है और इस आधार पर वो उसको याद रखता है। तो ज्ञान का इस प्रकार से महत्व है। दूसरा है अवबोधन। यह विषय वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। इसमें अनुवाद, व्याख्या आदि को सम्मिलित किया जाता है।
तीसरा है आपका ज्ञानोपयोग प्रयोग। यह सीखी हुई विषय वस्तु को नवीन तथा स्थूल परिस्थितियों में प्रयुक्त करने की योग्यता है, एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से तीसरा पार्ट आपका जो है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य का ये है। चौथा है विश्लेषण। यह किसी सूचना या विषय वस्तु को विभिन्न अंगों में विभक्त करके उसमें निहित संगठनात्मक संरचना को समझने की योग्यता है। विश्लेषण जैसा कि हम लोग समझते हैं कि किसी भी एनालिसिस, किसी भी पक्ष के बारे में उसको अलग अलग पक्षों का अध्ययन करना, एनालिसिस। इसके बाद पांचवा है संश्लेषण। यह विभिन्न अंगों को एक साथ मिलाकर एक नवीन समग्र बनाने की योग्यता है, सिंथेसिस। और छठा है आपका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। यह विषय वस्तु के महत्व का आकलन करने की योग्यता है। इस प्रकार से हम देखते हैं ये 6 भाग ज्ञानात्मक उद्देश्य के महत्वपूर्ण हैं और ज्ञानात्मक उद्देश्य को बनाते समय इनका विशेष रूप से इनकी सहायता ली जाती है। इसके बाद आता है भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव। व्यक्ति की जीवन पद्धति एवं व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी भावनाओं का पड़ता है। इसके अंतर्गत उद्देश्यों को 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं भावात्मक पक्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसके आधार पर किसी भी विषय वस्तु के सीखने में उसका प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्वीकार करना, एडॉप्टेशन। यह भावात्मक क्षेत्र का प्रारंभिक स्तर है। इसमें सीखने वाला उद्दीपक के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से स्वीकार करना इसका पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है रिस्पॉन्स या अनुक्रिया। व्यवहारिक दृष्टि से इसे अभिरुचि कहा जा सकता है। अभिरुचि के आधार पर व्यक्ति अनुक्रिया करता है और उसके आधार पर सीखता है। अगला पॉइंट है मूल्य निर्धारण। इसके अंतर्गत व्यवहार की उत्प्रेरणा आती है, इसे अभिवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार से तीसरा पॉइंट भावात्मक उद्देश्य का हो गया। चौथा है संगठन या व्यवस्था। मनुष्य का व्यवहार किसी अभिवृत्ति समूह से प्रेरित होता है। इसके संगठित रूप को व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार से ये पांचवा पॉइंट हो गया भावात्मक उद्देश्य का, और चौथा हो गया। और ये पांचवा मूल्य का लक्षण या वर्णन। मूल्यों को लगातार आत्मसात करने से कार्य प्रभावित होते हैं। जब मनुष्य इस प्रक्रिया को एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाता है जिसे जीवन दर्शन कहने लगता है, तो वह लक्षण वर्णन की स्थिति कहलाती है। इस प्रकार से ये 5 भाग जो हैं वो भावात्मक उद्देश्य के हो गए। अगला है क्रियात्मक पक्ष या क्रियात्मक उद्देश्य, कोनेटिव एम्स। इसके अंतर्गत नाड़ियों तथा मांसपेशियों का समन्वय आता है। इसे 5 भागों में विभक्त किया गया। जैसा कि हम बता चुके हैं, क्रियात्मक पक्ष के माध्यम से व्यक्ति कुछ कर सकने की कंडीशन में जब जो टॉपिक उसने पढ़ा है उसके अंतर्गत होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इमिटेशन, अनुकरण। इससे मनोपेशीय कार्य का प्रारंभ होता है। अगला पॉइंट है हस्त आदि का प्रयोग, मैनिपुलेशन। इसके अंतर्गत व्यक्ति निर्देशों का पालन करके कार्य करता है। अगला पॉइंट है सुतथ्यता, प्रिसीजन। इसके अंतर्गत कार्य करने का ढंग पहले से अच्छा होता है। इसमें कुशलता में वृद्धि होती है। और अंत में आता है आर्टिकुलेशन। इस स्तर पर कार्य कुशलता अधिक होती है, संधि योग जिसे कहा जाता है। और सबसे अंत में आता है नेचुरलाइजेशन, नैसर्गीकरण। इस स्तर पर कार्य बिना मानसिक श्रम के किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये कुछ बिंदु जो हैं वो विशिष्ट उद्देश्य के महत्वपूर्ण हैं, और इसे 3 मुख्य भागों में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में विभाजित किया गया है। और इसके ये सब पार्ट्स हैं अलग अलग, तो जिसके आधार पर हम विशिष्ट उद्देश्य को समझते हैं और लिखते हैं। इसका बहुत महत्व है हमारे लेसन प्लान के बनाते समय, और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है थ्योरी के एग्ज़ाम में भी। धन्यवाद।